हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जीके जीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। हम जीके जीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जीके जीएस का पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और पार्ट 2 में भी हम 25 क्वेश्चन को ही देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं किसी भी वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझ सके, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक। जो चेक है वह वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो वास्तविक विकास थी वो लक्षित विकास दर से क्या थी, तो कम थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4थी पंचवर्षीय योजना। जो 4थी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो वास्तविक विकास दर था वो लक्षित विकास दर से कम था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कितना कम था तो देखिए जो लक्षित विकास दर थी वो कितनी थी, तो 5.6% थी। ठीक है, 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास कितना था, तो 3.6% था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि 4थी पंचवर्षीय योजना किस फार्मूले पे आधारित थी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो 4थी पंचवर्षीय योजना थी वो किस फार्मूले पे आधारित थी, तो गाडगिल फार्मूले पे आधारित थी। गाडगिल फार्मूले पे क्या थी, ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1969 से 74 तक, यानी कि हर पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने साल का होता था, 5 साल का होता था। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाया जाता था, तो योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था। योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो नीति आयोग कर दिया गया है। कब से किया गया है, तो 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ। हमारा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1950। ठीक है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और इसी दिन स्वीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि लागू कब किया गया था, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि हमारे संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। हमारा ऑप्शन है भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्यों की विधायिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा भारत की जनता। ठीक है, जो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है। ठीक है, हम अपने वोटों द्वारा क्या करते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है। जो शिक्षा शब्द है वह किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। जो शिक्षा है वह किससे संबंधित है, तो समवर्ती सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची कहने का मतलब कि जो जिस टॉपिक पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। हमारे संविधान में उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची है, यानी कि शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ठीक है, पहले यह राज्य सूची में था, जो शिक्षा था पहले यह राज्य सूची में था, बाद में इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, बाद में इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो आप क्या बताएंगे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारा शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है,
समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में यह बोला गया है जो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो सशस्त्र बल के मौलिक अधिकार है वो विशेष रूप से प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 33। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अनुशासन व्यवस्था बनी रहे, सैनिकों में अनुशासन व्यवस्था बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? हमारा ऑप्शन है वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो पूछ रहा है कि वर्तमान समय में वो कैसा अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान समय में वैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैधानिक अधिकार। इससे पहले यह मौलिक अधिकार के सूची में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे वैधानिक अधिकार कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये पूछ दे कि पहले मौलिक अधिकार था और बाद में वैधानिक अधिकार कर दिया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ये पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार में रखा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन जो है उसी के तहत क्या किया गया था, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको वैधानिक अधिकार में उसको परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ये हुआ कब था? तो 1978 में, 1978 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। हमारा ऑप्शन है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पूछ दे कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है, तो भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भाग 4 में दिया गया है। और अगर अनुच्छेद पूछे कि कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। हमारा ऑप्शन है कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66%, कुल कराए मतदान का 50%, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? हमारा ऑप्शन है अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति पुंजों से तटस्थता। ठीक है, तटस्थता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? हमारा ऑप्शन है वर्ष 1945, वर्ष 1947, वर्ष 1950, वर्ष 1954। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत है वह वर्ष 1945 में क्या बना था? राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। देखिए, हमारा ऑप्शन है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्त करना। अगर पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगर हेडक्वार्टर पूछ दे, मुख्यालय पूछ दे कि कहाँ है, तो जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ठीक है, या लिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्रशिक्षण के क्षेत्र में लिया जाता है। हमारा ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है, तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृति को दिया जाता है। जो भारतीय भाषा में कृतियाँ लिखी जाती है उनमें से श्रेष्ठ कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब किस में दिया जाता है, तो ये सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा का क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। हमारा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, ठीक है। कब आरंभ हुआ, कब से दिया जाने लगा। देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय अगर पूछ दे कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन जो है ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हमारा ऑप्शन है जिम कार्बन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंटगोमरी, अतुल सेठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद माउंटगोमरी। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, तो सैयद माउंटगोमरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डॉट 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 में स्थित है अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। हमारा ऑप्शन है गुवाहाटी असम, कटक ओडिशा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। देखिए पूछ रहा है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन सा देश शामिल है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन सा देश शामिल है। हमारा ऑप्शन है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो संघाई कारपोरेशन संगठन है उसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान शामिल है। और देखिए इसमें कितने देश अगर पूछ दे कि संघाई कारपोरेशन संगठन में देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है तजाकिस्तान और एक है किर्गिस्तान। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए थे। तो देशों की संख्या कितनी है, 8 है। और कौन कौन से देश हैं, तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। हमारा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह क्या है, तो वह पारसेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। हमारा ऑप्शन है नियासिन, पैरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो जो विटामिन B6 है इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसका है पायरिडॉक्सिन। अगर नियासिन के बारे में पूछे नियासिन, तो आप क्या बताएंगे, नियासिन किसका नेम है, तो नियासिन है विटामिन B3 का। ठीक है, और साइनोकोबालामिन किसका नाम है, तो B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, और राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नेम है, तो B2 का नेम है। ठीक है, B2 का नेम है। चलिए अच्छा देखिए, जो विटामिन बी होता है वो कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। विटामिन बी कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। हमारा ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, फेरल, कॉपरनिकस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन।
गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूटन के गति का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीपी का विस्तार करें। डीटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। हमारा ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेली टॉप पब्लिशर, डेस्कटॉप पर सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक। ठीक है, तो जो डीटीपी का विस्तारित क्या हो जाएगा? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हमारा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? हमारा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो मस्तिष्क है वह मेरुरज्जु के साथ मिलकर के क्या करता है? तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? हमारा ऑप्शन है संक्रामक, उपार्जित, आनुवंशिक, जन्मजात। तो देखिए जो रंग वर्णांधता है या जो वर्णांधता है एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ठीक है, कैसा रोग है? तो ये आनुवंशिक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? जो चीनी यात्री फाहियान था वह किस शासक के समय में भारत आया था? हमारा ऑप्शन है हर्षवर्धन, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो हमारा चीनी यात्री फाहियान था वो किसके शासन में भारत आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। और ये किस वंश के थे? तो ये गुप्त वंश के थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो गुप्त वंश के शासक थे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।